दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सामाजिक अध्ययन का मैराथन क्लास लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों पेपर सेकंड दोस्तों जो आपका पेपर सेकंड है दोस्तों सामाजिक अध्ययन के लिए, दोस्तों सामाजिक अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली आज की क्लास। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पांडुलिपियों, दोस्तों क्या कह रहा है इसमें से पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित में से दो कथनों पर, दोस्तों दो कथन दिया गया है, दोनों कथनों पर विचार करना है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए पढ़िएगा। पहला कथन ये क्या कर रहा है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। कथन दो क्या कर रहा है देखिएगा, कथन कर रहा है कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों के बारे में कौन सा कथन सही है। या तो दोनों कथन सही है या तो इसमें से एक कथन सही है, एक गलत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पांडुलिपियाँ जो होती हैं प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती हैं। और दूसरा क्या है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका दोनों कथन ही सही है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कि कथन एक और कथन दो दोनों ही क्या हैं, सही हैं। दोस्तों चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिएगा, कह रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहाँ श्रेणी थे बौद्ध मठ, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संग, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। तो आपको बता दें दोस्तों कि लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, किसका, जहां श्रेणी थे, कौन थे श्रेणी थे, श्रेष्ठ शिल्पकारों और व्यापारियों के संग। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाइगियोग्राफी संबंधित है। दोस्तों हाइगियोग्राफी जो है किससे संबंधित है, संत के जीवनी लेखन से, शासन के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासन के जीवनी लेखन से। तो हाइगियोग्राफी किससे संबंधित है, आपको बता दें हाइगियोग्राफी जो है संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। किससे, संतों के जीवनी लेखन से संबंधित हाइगियोग्राफी है। तो इसका राइट जवाब क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, इसमें भी आपसे कथन के हिसाब से क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी आपका क्या कहते हैं सीटेट एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें अक्सर ऐसे कथन ए और कथन बी करके क्वेश्चन पूछता है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए क्या कर रहा है देखिएगा, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। बी क्या कर रहा है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से जो आप कथन एक है राइट है कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना होता है। ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है कथन, वो कथन बी सही नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, कथन ए सही है, कथन बी दोस्तों क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। अहोम राज्य कुलों से विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो अहोम था, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। किस पर निर्भर था, बेगार पर निर्भर था।
अहोम समाज बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत था और यहाँ भुजिया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था, जो भुइयाँ लोग थे दोस्तों, उनकी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अंत करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका दोस्तों आपको बता दें कि जो 2, 3, 4 है ये सभी क्या हैं, अहोम राज्य के विषय में तथ्य सही हैं। जबकि आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता है, ये आपका गलत है दोस्तों, यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक चलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों औपनिवेशिक काल जो था उसमें जब भारत में ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश का आगमन हुआ था, तो उस समय किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था, भित्ति कला का या तैल चित्र का, लघु चित्र का, परिप्रेक्ष्य विधि का। तो उस समय किसका चलन प्रारंभ हुआ था, तो तैल चित्र का प्रारंभ हुआ था या चलन हुआ था। तो राइट जवाब क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासन रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, कुषाण, चोल, चेर, पांड्य। दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासन रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो कुषाण, ठीक है, कुषाण शासक, ठीक है। तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी, फारसी, हिंदी, उर्दू, अरबी। तो प्रशासनिक भाषा जो हुआ करती थी उस समय दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में, वो कौन सी भाषा हुआ करती थी, फारसी भाषा। तो राइट जवाब क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सा होना आवश्यक नहीं है। आंदोलन के समाधान, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन के उद्देश्य। दोस्तों आपको बता दें कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन जो है दोस्तों, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र के बारे में चर्चा कर सकते हैं, आंदोलन की पृष्ठभूमि और आंदोलन का क्या उद्देश्य होगा, जबकि आंदोलन के समाधान का, ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि अवधारणाओं में नए आयाम को जोड़ते हैं, अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं, याद करने को प्रोत्साहित करना, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्र और आरेखों का जो प्रयोग होता है दोस्तों, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करना। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। किसके लिए बाध्य किया था, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा इन्हें ही वहन करना पड़ेगा। उसकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होती थी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकें और उसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो दोस्तों इसका राइट जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या इसका राइट जवाब होगा कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होती थी। जैसे दोस्तों के
स्वतंत्र शक्ति नहीं होती थी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकें और उसके रख रखाव का खर्चा उन्हें ही वहन करना पड़ेगा। मतलब उसके जो खर्चा है दोस्तों उनको ही देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संक्रेदित है? गौड़, माला इरुरन, भोटिया या भील। तो आपको बता दें दोस्तों कि जनजातियों का कौन सा समूह है जो उत्तराखंड में संकेंद्रित है, तो कौन सा है? भोटिया जनजाति दोस्तों। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तो भारत का कौन सा राज्य ऐसा है दोस्तों जो कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय क्या है? कर्नाटक है। तो राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है दोस्तों उसमें क्या क्या शामिल किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं कि भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में जो शामिल किया गया वो क्या है? भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। तो राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा कि संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए अनुपयुक्त है? ग्रेड का निर्धारण करना, विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण करना और प्रस्तावित सत्र के अनंत में मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। दोस्तों अनुपयुक्त है दोस्तों यही है, विद्यार्थियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का क्या करना? आकलन करना। यही इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित हैं उसी प्रकार से हैं। यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है। तो लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों क्या है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, मुश्किल या पक्षतापूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील। तो आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तटस्थ होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो वहाँ पे दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रस्तावित की गई है वो विद्यार्थियों को कठिन लगती है, तो आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे, रट कर सीखने पर बल देंगे। दोस्तों जहाँ पे रट कर सीखना या ज़बरदस्ती करने की बात आ जाए वो आपका निगेटिव जवाब होगा दोस्तों, राइट जवाब नहीं है, तो इसको तुरंत काट देंगे आप। ठीक है, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, न तो आप रट कर सीखने पर बल देंगे, न प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, न ही आप प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग ही करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है
कि एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में ऐतिहासिक फिल्में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। दोस्तों आपको बता दें कि रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, संसाधनों के इष्टतम नियमत को समझना, बहुलवाद को समझाना, पर्यावरण संस्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। तो आपको बता दें उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ सहायक हो सकते हैं। किसके लिए? पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में, संसाधनों के इष्टतम नियम को समझना या बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करने में। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना है, साहित्य का महत्व है, स्रोतों का महत्व है या संस्कृत का सम्मान है? तो दोस्तों क्या है? इस इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना की जा रही है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करें कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता का प्रोत्साहित करना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से सुधारा जा सके जिससे बच्चे बेहतर तरीके से उस प्रक्रिया या उस पाठ को आसानी से समझ सकें। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक भी अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में वह को क्या करना चाहिए? एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक भी अभी पढ़ा रही है, तो आपके विचार में बी को क्या करना चाहिए? विभिन्न काल विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना, विभिन्न शासकों के व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालना या अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों जहाँ पे याद करने की बात आ जाए वो तो आप तुरंत उसको गलत ही काट दीजिए। ठीक है, विभिन्न कलाविधियों में समानता तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या? विभिन्न काल विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। SST के दोस्तों ये महामैराथन दोस्तों मैराथन क्लास है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्व ग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, संविधान के आमुखों को प्रदान करके, उनकी बातों पर ध्यान न देकर क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। तो राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट जवाब। की कक्षा कक्षा में पक्षपात और भेदभाव जो है दोस्तों इनको दूर किया जा सकता है कि सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में विभिन्न रूप से चर्चा करके दोस्तों इसको दूर किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? यह दिखाना कि लड़के और लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकेंगे, यह बताना कि प्रस्तावना कैसी दी जा सकती है, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना,
विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना का विकास करना। यही इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ज्ञान के भंडार के रूप में। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में होना चाहिए। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वृत्त आलेख किसके लिए उपयोगी हैं? जो वृत्त आलेख होते हैं वो किसके लिए उपयोगी होते हैं? ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना, विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रस्तुत या प्रदर्शित करना। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यही होगा कि समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए थे जिसे जाना जाता है। जो चाणक्य के जितने विचार थे उनको एक पुस्तक में लिखा गया है। उस पुस्तक को किस नाम से जानते हैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र। तो उसको किस नाम से जानते हैं? अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है क्या? अर्थशास्त्र। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कहा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता। तो सब दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से किसे दर्शाया जा सकता है? वर्षा को। तो राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधित उपागम को चुनिए। आदर्श स्थितियों को दर्शाना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरण को प्रस्तुत करना, मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। तो लोकतांत्रिक संस्थानों की समझ को विकसित करने के लिए वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरण को प्रस्तुत करना। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कहा कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो थे उन्होंने आर्यभट्टी नामक एक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? दोस्तों गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्र जो आर्यभट्ट थे दोस्तों क्या थे? गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या? आर्यभट्टी नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंदी, प्राकृत, पाली या संस्कृत। तो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ डंडा, रेगिस्तान और लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? सर्वेक्षण विधि, प्रतीक अध्ययन विधि, कार्यशाला विधि या क्षेत्रीय विधि। तो डंडा, रेगिस्तान और लद्दाख पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे उचित विधि क्या होगी? प्रतीक अध्ययन विधि सबसे उचित होगी। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों तथा ऐतिहासिक लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? प्रयोजना विधि, मानचित्र विधि, समस्या समाधान विधि या स्रोत विधि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों तथा ऐतिहासिक लेखन को पढ़ाने के लिए सबसे प्रासंगिक विधि जो है वो क्या है? स्रोत विधि है। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा NCF 2005 की संतुष्टि के अनुसार बच्चों को विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? विद्यालय के बाह्य वातावरण, वार्षिक परीक्षा या मुख्यधारा के विचार या विद्यालय की आधारभूत संरचना से। तो राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 की संतुष्टियों के अनुसार दोस्तों बच्चों का विद्यालय जीवन विद्यालय के बाह्य वातावरण से जुड़ा होना चाहिए दोस्तों। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित
स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था? उपदेश दिया था। सारनाथ, बोधगया, सांची या थोटला कोडा। तो दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा राइट जवाब है जहां पे बुद्ध ने अपना सबसे पहले उपदेश दिया था? वो सारनाथ है दोस्तों। क्या है? सारनाथ है। इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा सारनाथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा जाता है? क्या कहते हैं? मूवेंदार कहा जाता है। तो चोल, राष्ट्रकूट या पांड्य? चोल, पाल, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, पांड्य या चोल, चेर या पांड्य? तो संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा जाता है? तो मूवेंदार किसे कहते हैं कि चोल, चेर और पांड्य को मूवेंदार कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? मौर्य, चोल, कुषाण या पांड्य? तो रामपुरवा में मिला दोस्तों, रामपुरवा में जो मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, वह किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो मौर्य के शासनकाल में उसको बनाया गया था। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित 2 कथन दिए गए। कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों पूछ रहा है कि बंदगा के बारे में यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है सही है। चलिए, बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, बंदगा जो थे पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और न ही उन पर निर्भर हो सकते थे। दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है और बी क्या है? गलत है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ए सही है और बी क्या है? गलत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल होना चाहिए किताबी ज्ञान से जुड़ा होना, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। दोस्तों यही राइट जवाब है कि जो एनसीएफ जो 2005 दोस्तों कहती है कि बच्चों को जो सिखाया उनको जो विद्यालय जीवन हो उसको बाहरी दुनिया के साथ जोड़ के ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहे कि सबसे प्राथमिक विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजनाओं के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है जिससे कि विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ा देता है और आनंदमय होता है। यह अवधारणाओं विचारों के साथ वास्तविकता के तुलना करने योग्य बनाता है। तो राइट जवाब दोस्तों यही है, ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट जवाब है। दोस्तों ए आपका कथन ही है, ए आपका एक ऑप्शन है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका राइट जवाब क्या हो? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसके विचारार्थ प्रस्तुत किया है? शंकर, अलमा प्रभु, रामानुज या वसन्ना। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो रामानुज द्वारा। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पे ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है कि अभिलेखागार वह स्थान होता है जहाँ पे ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को
रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था। इनमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया गया था। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है कि इसमें क्या हुआ था, इसमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी दोस्तों उसके विरुद्ध जो है था तर्क प्रस्तुत किया गया था, या जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी दोस्तों इसके खिलाफ वहाँ पे तर्क या विचार विमर्श हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? कहानी सुनाना, परिचर्चा करना, वाद विवाद करना या क्षेत्र भ्रमण? दोस्तों आपको बता दें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सी शिक्षा सबसे उपयुक्त है? तो क्या है? क्षेत्र भ्रमण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? रट करके सीखना, या अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, या वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, या परिभाषाओं द्वारा सीखना? तो दोस्तों क्या होगा? रट करके सीखना, या अवधारणाओं के संश्लेषण सीखना, या वास्तविक जीवन की जो स्थितियां दोस्तों उनसे सीखना। तो यही इसका राइट जवाब होगा कि वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। चलिए आगे चलते हैं। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? रुकैया सखावत हुसैन, सैयद अहमद खान, मुमताज़ अली, जियादुद्दीन बरानी? तो 19वीं सदी में दोस्तों जिन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था वो कौन थे? रुकैया सखावत हुसैन। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कक्षा में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन कराना, पाठ्य पुस्तक के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, पाठ्य को विस्तृत रूप से याद कराना, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। यही इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे बच्चे जो होते हैं समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कहा कि विभिन्न प्रकार के बाजार विषयों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अच्छी या सबसे अधिक उचित होगी? दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, कक्षा में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार कराना, या शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना? तो दोस्तों इसमें से सबसे राइट जवाब जो होगा वो क्या होगा? दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने और बेचने के दामों की तुलना करना। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाल भट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी थी? प्राकृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत? तो किसमें लिखा था दोस्तों? संस्कृत भाषा में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे किससे? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के? तो जैन और बौद्ध भिक्षु जो होते थे उनके लिए आरंभिक विहार जो बने होते थे वो किससे बने होते थे? पत्थर के बने होते थे दोस्तों। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल, राष्ट्रकूट, चोल और पाल? तो आपको बता दें कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष जो चला था किन तीन राजवंशों के बीच चला था? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में
एक हाल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। इन स्थानों को कहा जाता था ग्राम भोज का गर्भगृह या प्रदक्षिणा पथ या मंडप कहते थे। तो कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों में दोस्तों एक हाल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, उस स्थान को मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विनय पट्टिका ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जरस्तुत के विचार या बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण या महावीर के उपदेश? तो विनय पट्टिका ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से। तो राइट जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सूफी मत के अनुसार खानगाहों से अभिप्राय है। खानगाहों क्या होता था दोस्तों? वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। यही दोस्तों इसका राइट जवाब है कि सूफी मत के अनुसार खानगाहों क्या होता था? वे स्थान जहाँ पे सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे उसे क्या कहा जाता था? खानकाहों कहा जाता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।